वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। आज का हम जो दैनिक जागरण जो डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2023 25 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर आप बात करें यूपीएससी या किसी भी पीसीएस को दें, तो उसमें जो है इसके वोकैब जो जो भी वर्ड है इसमें का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। तो दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस जो है हम सभी के लिए, जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक होता है, उनके लिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें दैनिक दैनिक जागरण का नियमित अध्ययन करना चाहिए। डेली उसको अपने रीडिंग रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर हमने दैनिक जागरण स्टार्ट किया है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे और इस इनिशिएटिव के साथ खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि आंसर राइटिंग में बेहतरीन आपके पास जो है एक बेहतरीन सोच, नई सोच के साथ मल्टीपल डायमेंशन आपके पास सुझाव हो और समाधान हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज का, उन आर्टिकल का जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो। तो हेडलाइंस में आज का जो हेडलाइंस है, पूर्व सैनिकों को आतंकवादी बनाकर जम्मू कश्मीर भेज रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो वहां पे पूर्व जो सैनिक थे उनको आतंकवादी के रूप में भेज रहा है। ऐसा हरकत करने की जो उसने जुर्रत की है। गाजा में युद्ध विराम, हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया। तो बहुत दिनों बाद जो लगभग 7 अक्टूबर को हुई घटना, 2 महीना होने वाले हैं इस पर जो है। गाजा और इजराइल, गाजा पट्टी जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है, इस पर जो विवाद लगभग जो 2 महीना से जो युद्ध चल रहा था उसकी विराम घोषणा की हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अदानी के पास, आपके पास क्या सबूत है। सिलक्यारा में नई कदम, हर दिन जो है चुनौती भरा है। वहां पे जो सिलक्यारा जो उत्तराखंड में एक टनल्स में 41 जो टनल के कोलैप्स में 41 श्रमिक फंसे हैं, उनको बचाने की कवायद अभी भी जारी है। अभी तक उनको सकुशल बाहर निकालने में अभी तक जो रेस्क्यू टीम है सफलता नहीं पाई है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वे जो है एग्जाम स्पेशली हमारे यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो देखेंगे का जो न्यूज है, आज का जो इम्पोर्टेंस न्यूज है वो स्किल के बारे में। अब हर जिले में बनेगी कौशल विकास की योजना। जैसे कि हमारा देश जो है, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बनने की कगार पर खड़ी है, इस रेस में खड़ी है कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट और महत्वपूर्ण इकोनॉमी, जिसमें अधिक से अधिक ज्यादा समृद्धि हो, रोजगार हो। तो इसके लिए जरूरी है कि पीएम विकास योजना जो है हर जिले में हो, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर अपना स्किल को एनहांस करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अधिक रोजगार परक बनाने के लिए महीनों से चल रहे प्रयासों को रूपरेखा में ढाल दिया गया है। पिछले 3 चरणों की चुनौतियों को देखते हुए चौथे चरण के लिए कई सुधारों के साथ विकास, कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रयास यही है कि योजना को यूं ही समान रूप से न थोप दिया जाए, बल्कि जहाँ जिस कौशल की आवश्यकता हो उसी प्रकार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उन्हें रोजगार भी मिल सके। इसे देखते हुए हर जिले की एक कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आने पर 2014 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कौशल विकास और
उद्यमिता पर है। इसलिए मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में शुरू की। इसके पहल के चरण पहले चरण में जो है 19.86 लाख, दूसरे चरण में 1.1 लाख और तीसरे चरण में 7.37 लाख प्रशिक्षित सहित स्कूल कुल 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों, प्रशिक्षण और उद्यमिता में क्या अंतर, मतलब अगर प्रशिक्षण होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी में सभी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जा सकती, इसकी डिमांड नहीं हो कर सकती, मतलब जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि उद्यमिता हो, खुद के पास उस उद्यम किसी बिजनेस को करने का स्किल हो। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उन पर जो स्किल की डिमांड होती है, उस स्किल के बेस पर जो है जॉब डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जा सकते है उस स्किल के बेस पर। इसीलिए जो है अगर रोजगार अच्छा होगा तो फिर समृद्धि आएगी, समृद्धि से देश का जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगी, भूखमरी कम होगा, बेरोजगारी, गरीबी सब का एक साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कौशल विकास योजना को देखा जाता है। तो कौशल विकास योजना का हालांकि जिला में, लेकिन इसको और भी ग्रामीण स्तर से लेकर अगर पंचायत से थोड़ा ऊपर जनपद के स्तर पर भी लाया जाए तो भी और बेहतर रहेगा, ताकि अधिक से अधिक जो है प्रशिक्षु, क्योंकि जिला जो है ब्रॉड लेवल पर हो जाते हैं, वहां तक प्रशिक्षु जो भी होते हैं वे वहां तक जाने में असमर्थ रहते हैं, उनकी पहुंच में नहीं हो पाता। इसलिए जो है इसको ब्लॉक लेवल पर लाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि और अधिक इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो भी योजना है वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो ये था कौशल विकास संबंधी योजना, जो कि कब लागू हुई, 2015 में लागू हुई। 2014 में इनको इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को स्किल करना, अ, और ये स्टार्ट हुए 15 में, उद्देश्य स्किल प्रदान करना। बस ये था हमारा इम्पोर्टेंस। सेकंड जो न्यूज है, सेकंड न्यूज हमारा एडिटोरियल होगा, क्योंकि अभी सारे 5 स्टेटों में अभी इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ और मिजोरम में खत्म हो गए हैं। अभी बचे तेलंगाना, राजस्थान, एमपी में अभी होने हैं। एमपी में भी रनिंग हो रहा है, वो होने वाला है। अ, अमूमन हो ही गया है लगभग 2-3 चरणों में। तो एमपी का इलेक्शन हो गया, छत्तीसगढ़ का, मिजोरम का। अब बचा जो तेलंगाना और फिर राजस्थान। इन दो राज्यों के इलेक्शन में सारी राजनीतिक पार्टियां बिजी हैं, तो उनका सारा न्यूज जो है हमारे न्यूज़पेपर में रहता है। कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारा जो पॉड बिल्डिंग वाली जो काम की भारतीय विश्वविद्यालय के विस्तार का समय क्यों जरूरी है, क्योंकि जो विश्व के यूनिवर्सिटी हैं, विश्व की यूनिवर्सिटी टॉप 100 में रहते हैं, और भारतीय यूनिवर्सिटी जो है उसके 100 तक में जगह नहीं बना पाती है। तो इससे क्या होता है कि वर्ल्ड का जो एक नजरिया है देखने के शिक्षा के स्तर को, भारत को, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। वो नजरिया भारत के विदेश से ब्रॉड लेवल से आने वाले विद्यार्थी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को देखकर एडमिशन लेते हैं, तो उसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालयों का जो है दायरा बढ़ाने का समय है, और अपनी रैंकिंग में सुधार करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय है। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान भारत में अपने परिसर खोलने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। यूजीसी के इस कदम के पीछे एक उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत भी है। साथ ही यह भी उम्मीद भी की है कि इससे प्रतिभा पलायन रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बाहर यूनिवर्सिटी जब बच्चे हमारे देश के जो स्टूडेंट्स जाते हैं, तो काफी ज्यादा वहीं जाके रह जाते हैं और अपनी पढ़ाई के दौरान वहीं जॉब सेटल हो जाते हैं, जिससे जो है यहाँ के स्किल बाहर जाके बाहर के देशों के लिए काम करने लगते हैं। लगभग 7.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र अरबों डॉलर खर्च करके विदेश पढ़ने जाते हैं। आरबीआई के अनुसार 2022 में 13 लाख छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। वित्त वर्ष 2021 वित्त वर्ष 2021-22 में
जो 13 लाख है छात्र वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय छात्रों के विदेशी में पढ़ाई पर लगभग 25 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। फिलहाल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मेलबर्न विश्वविद्यालय, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय और सेंट पीटर्स विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थानों ने भारत में अपने परिसर खोलने में रुचि दिखलाई है। सवाल यह है कि क्या विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर भारत में खुल जाने से ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख नहीं कर सकते। भारत में विदेशी संस्थानों के परिसर खुल जाने से विदेश में रहने का भारी खर्च निश्चित रूप से घटेगा, मगर क्या भारत में उनके परिसर छात्रों छात्रों को ट्यूशन फीस में कोई बड़ी छूट देंगे? फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है। विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने के पीछे यदि सरकार की मंशा भारत को वैश्विक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में विकसित करने की है, तो उसके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं। भारत में तो प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा के वैश्विक केंद्र थे। अंग्रेजी राज में जरूर भारत में उच्च शिक्षा का प्रसार स्वदेशी को अनदेखा किया गया। स्वदेशी को देखा करते हुए हुआ था। इस कारण 1968 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्तावना में लिखना पड़ा था कि दुर्भाग्य से भारत की शिक्षा व्यवस्था का भारत केंद्रित न होकर यूरोपीय केंद्रित है। जो शिक्षा नीति का लाया गया था कोठारी के अध्यक्ष में, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रस्ताव लिखी गई थी, उसमें उन्होंने लिखा गया था कि दुर्भाग्य से भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित न होकर यूरोप केंद्रित है। उस यूरोप केंद्रित शिक्षा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक बड़ी हद तक मुक्ति दिलाई है। इस नीति का बल जीवन निर्माण पर है। उसे जीवन के निर्माण के लिए ज्ञान की उसी गरिमा को स्थापित करने की अनुकूलता दिखती है। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा था कि जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके और विचारों में सामंजस्य कर सके, वही वास्तविक शिक्षा है। दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन तक ऐसे अनेक विद्या केंद्र हैं जो शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर उठने वाले प्रश्नों को समझने का यत्न करते हैं। वे गुणवत्ता के नाम पर विदेशी मानकों का अंधा अनुकरण नहीं करते। जहां तक विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर खोलने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ने, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन की बात कही जा रही, तो हाल में घोषित क्वाओ वेलेरी साइमंड्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की सूची देखने से स्पष्ट होता है कि भारत के विद्या केंद्र गुणवत्ता में कितने आगे हैं। पिछले साल की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईएससी बेंगलोर और 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर ने एशिया के 100 शीर्ष स्थानों में स्थान हासिल किया। रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। रैंकिंग के अनुसार भारत अब 148 विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारत सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर देश में खोलने का जो आवेग दिखाया है, वही आवेग उसे दिल्ली विश्वविद्यालय और शांति निकेतन जैसा विद्या केंद्र के परिसर देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित करने के लिए क्यों नहीं दिखाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली में जाकर हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता। अपना वहां का खर्चा, दिल्ली में जो रेंट है, रूम किराया है, वहां के जो फीसेस हैं, उसको एक उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ या फिर केरला के साउथ में जो है, नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा कैसे अफोर्ड कर पाए, एक गरीब तबके का बच्चा। तो इसलिए स्वाभाविक है कि हर राज्य में इस तरह का हाई लेवल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसकी वजह, जहां शिक्षा में गुणवत्ता है, वहां पर्याप्त ज्ञानी, अनुभवी और
बुरी शिक्षक है और सुविधाओं और संसाधनों का भी उपलब्धता है। ऐसे में यदि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दिल्ली के परिसर खुलेंगे तो जाहिर है कि वहां और आसपास के प्रवेशार्थी विद्यार्थियों की भीड़ को वहीं रोककर उनका उपकार किया जा सके। दिल्ली की तरह पूरे भारत में अनेक विश्वविद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित हो रहे हैं। तभी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती रही है। यूनेस्को द्वारा इस वर्ष शांति निकेतन को विश्व विरासत स्थल घोषित करना गुरुदेव रविंद्र टैगोर की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति ही है। जहां 1921 में शुरू हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला के इस एशिया एवं यूरोप की भाषा और साहित्य के अध्ययन, अनुसंधान या यथोचित व्यवस्था की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की आशंका थी कि भारतीय संस्कृति में जिस स्वधर्म को मिलन हुआ है उसका का अ, प्रत्येक धारा का विशद अध्ययन और अनुसंधान विश्व भारती में हो। संतोष का विषय है कि शांति निकेतन में वैसा ही हो। अ, उच्च शिक्षा में वैश्विक और स्थानीय दोनों तरह के सरोकारों से जोड़ना चाहिए और विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर भारतीय ज्ञान केंद्रों का विस्तार करना चाहिए। भारत के कई विद्या केंद्र ज्ञान के स्वर्जन, संवर्धन और संरक्षण में जुटे हैं और वे उन योग्यताओं और क्षमताओं का निर्माण का भी दायित्व बखूबी निभा रहे हैं जो समाज के संचालन के लिए अपरिहार्य होती है। अतः गुणात्मक शिक्षा के लिए विख्यात भारतीय विद्या केंद्रों के विस्तार के लिए संसाधनों की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। बजट में शिक्षा का हिस्सा यह ध्यान में रखते हुए बढ़ाना चाहिए कि देश के विभिन्न राज्यों में विख्यात भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने से ज्ञान के नए क्षितिज उदित। तो ये आर्टिकल जो हमारा जीएस पेपर वन से लिंक करके और जीएस पेपर टू जो पर्याप्त शिक्षा सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा, इसको जीएस पेपर वन और टू दोनों से सोशल और सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों सेक्शन से इसको लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें उनकी लेख क्या है, कमियां क्या है। एक हाई लेवल टीचर्स प्रोफेसरों की कमी, साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी, अवेयरनेस की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, ये सारे अभी हमारे विश्वविद्यालयों में इंक्लूड करना बाकी है। ये सारे हमारे टेकअप पॉइंट हैं, इनको अभी उजागर, इसमें अधिक से अधिक बजट का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, शिक्षा में निवेश की जरूरत है। तो ये हमारे विश्वविद्यालय अगर भारत में वर्ल्ड के टॉप ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी अगर भारत में खुलते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे युवा जो बाहर जाता है, बाहर पढ़ने, अपनी स्किल को एनहांस करने, अपनी नॉलेज को बिल्ड करने, तो वे जो है अपना नॉलेज वहीं पे लगा देते हैं और सारा स्किल जो है विदेश में लगा के वहीं जॉब के साथ लाइफ सेटल हो जाते हैं और ताउम्र वे जो है अपना जो सर्विस है, अपना सेवा जो है विदेशियों के लिए कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट होगा कि यहाँ का स्किल सेव होगा, यहाँ के जो विदेशी जो रुपए है वो उसमें इनकम होगा, तो एफडीआई भी बढ़ेगा। तो ये सारे बहुआयामी जो फायदे होंगे, जो विदेश के विश्वविद्यालय अगर यहाँ पे खुलते हैं तो, साथ ही साथ हर राज्य में जो है इसकी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी होने की दरकार है। तो ये था हमारा टॉप लेवल का जो आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। दूसरा है कानूनों के दुरुपयोग का घातक सिलसिला। कैसे घातक सिलसिला, कानूनों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रमेश शीतल दास दलाल तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य अन्य के मामलों में बीते कई दिनों कहा है कि छोटे मोटे झगड़े भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता नहीं है। न्यायिक अनुजा प्रभु देसाई और एमआर बोरकर की खंडपीठ ने पुलिस के पक्षतापूर्ण रवैये को लेकर यह कठोर प्रतिक्रिया भी दी है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आरोप मुक्त होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने हेतु विवश करना और उसकी प्रतिष्ठा खराब करने के साथ उनकी मानसिक आघात पहुंचाना उसकी
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल देता है। इस निर्णय से पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने धारा 498 ए के दुरुपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि असंतुष्ट पत्नियां आईपीसी की धारा का एक उपयोग ढाल के रूप के बजाय एक हथियार के रूप में कर रही हैं। देश के विभिन्न अदालतें महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग पर निरंतर चिंता जाहिर कर रही हैं, परंतु बावजूद ऐसे कानूनों के गलत इस्तेमाल का सिलसिला कायम है। इस घातक प्रवृत्ति का बढ़ना कई प्रश्नों को खड़ा करता है। अदालत को अदालत की चेतावनी के बाद भी कुछ महिलाओं द्वारा कानूनों को दुरुपयोग उस मानसिकता की परिणति है जिसे छद्म नारीवाद कहते हैं। नारीवाद का यह स्वरूप साम दाम दंड भेद नीति के में विश्वास रखता है और जिसका उद्देश्य अंततोगत्वा प्रभुत्व प्राप्ति है। नारीवादी का नारीवादी का प्रथम अध्याय महिला सशक्तिकरण से आरंभ हुआ था, जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के सुचारू विकास और संतुलन के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि तत्कालीन समय विभिन्न कारणों से के चलते दुनिया भर में महिलाएं हाशिए पर धकेल दी गई थी और वे अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की खामियों से लड़ रही थी। इस कालावधि में भारत में दहेज प्रथा एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। से निपटने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ था। समय परिवर्तित हुआ और लड़कियां पहले की अपेक्षाकृत मुखर, शिक्षित, सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई। इसी बीच छद्म नारीवाद ने भारत में घुसपैठ की। इस विचारधारा ने प्रभुत्व पर जोर दिया, नतीजतन विवाह प्रभुत्व प्राप्ति का पर्याय बन गया है और उसमें शस्त्र शस्त्र बने महिला सुरक्षा संबंधी अधिनियम कानून है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि आजकल आईपीसी, हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम 2005 के तहत परिवार न्यायालय और अदालत में पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच मामलों का एक पैकेज दायर किया जा रहा है। वास्तव में यह कटु सत्य है कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के नाम पर निर्दोषों को जेल पहुंचा रही हैं। अपने हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि उनके कहने भर से पुलिस और अन्य लोग पुरुष को अपराधी घोषित कर देंगे। वे यह भी जानते हैं कि जब तक न्यायालय से पुरुष को न्याय मिलेगा तब तक उसका आत्मबल टूट चुका होगा और उसकी जीत होगी। पुलिस आमजन और यहाँ तक कि मीडिया के भी एक तरफा सोच ने पुरुषों को खलनायक छवि की तरह इस तरह गढ़ा है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सत्य सिद्ध होने से पहले ही पुरुष को अपराधी मान लेना उन्हें आतंकित और भयभीत किए हुए है। सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि धारा 498 ए का उद्देश्य दहेज प्रथा की रोकथाम है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शिकायतें वास्तविक नहीं थी और गलत इरादे से इस दायर की गई थी। ऐसे मामले में अभियुक्तों की बरी करा देने से मुकदमे के दौरान तथा उससे पहले झेली गई बदनामी दूर नहीं हो जाती। कभी कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज दुख को बढ़ा देता है और बदनामी, सामाजिक तिरस्कार और असहनीय पीड़ा उन पुरुषों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के जीवन में स्वतः ही आ जाती है, जहां प्रतिशोध की मानसिकता के चलते महिलाओं द्वारा हथियार के रूप में कानून का इस्तेमाल होता है। वर्षों पहले नोएडा की एक युवती कथित तौर पर दहेज मांगे जाने पर भरे मंडप से शादी से इनकार करके मीडिया में छा गई थी। उसकी बात को संपूर्ण सत्य मान लिया गया। के द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा ने उस व्यक्ति का जीवन तहस नहस कर दिया जिससे उसकी शादी होने वाली थी। जब कोर्ट का फैसला आया तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। नायिका बन चुकी युवती के संबंध में कोर्ट ने दहेज के आरोप का बनावट कहानी ठहराया। और यह जरूरी नहीं कि मीडिया, प्रशासन, पुलिस तथा समाज स्त्री के कथन को अंतिम सत्य मानने की मानसिकता से बाहर निकले। यह सर्वविवादित सत्य है कि समाज स्थिर नहीं है। जब ऐसा है तो समाज और उसकी व्यवस्था को संचालित करने वाली संवैधानिक नियम
स्थिर क्यों हैं? क्या उनमें परिवर्तन आवश्यक नहीं? 2005 में अपने निर्णय में शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसी कानून के प्राविधान व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने या प्रतिगमन करने का लाइसेंस नहीं देता। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही थी कि कोई भी कानून जो है व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने या उत्पीड़न करने का लाइसेंस नहीं देती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून व्यक्तिगत दुश्मनी लेने के लिए जो है इसको इस्तेमाल ना करें। किसी भी कानून ये जो है ये कानून जो है अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि अधिकारों को उल्लंघन अपने विशेषाधिकार का विशेष लाभ उठाने के लिए। इस टिप्पणी के बाद भी झूठे मामलों में फंसाए गए निर्दोष पुरुष अदालतों के दरवाजे खटखटाने के लिए विवश हैं। पुरुषों के प्रति दुर्भावना की मानसिकता युवाओं के विवाह संस्था से दूर ले जा रही है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या इसका प्रवृत्ति समाज के विध्वंसक सिद्ध नहीं होगी। तो बात अगर एंशियंट से अगर हम बात करें, एंशियंट इंडिया इंडिया के प्रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो पहले क्या था कि पहले हो रहा था कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किए जाते। जैसे केरल की अगर एग्जाम्पल लें, तो केरल में जो है अपने किसी भी स्त्रियों को अपने तन को ढकने का अधिकार नहीं था। अगर ढक लेती थी तो उन्हें टैक्स दिया जाता था, तो वे प्रताड़ित होती थी। तो उनके लिए एक मूवमेंट लाया गया आधुनिक काल में, जो है कि स्त्रियों को भी बराबर दर्जा दिए, समान अधिकार का जो हमारे संविधान में उनको समानता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 सबको बराबर का अधिकार दिया गया संविधान में। साथ ही 1961 में जो है ये दहेज प्रताड़ना के लिए कानून लाया गया कि दहेज प्रताड़ना के लिए जो है कोई भी अगर आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ आप जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो बढ़ते-बढ़ते जो मुहिम महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई थी, वो आज महिला का इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ बुलंद हो गई है कि जो भी आज का समाज जो है, आज का मीडिया, आज का प्रशासन मानने के लिए विवश है। एक आदत सी हो गई कि अगर जब भी महिला कुछ बोले तो वो सही है, और इसी का जो है खामियाजा पुरुषों को, वे गरीब और निर्दोष पुरुष जिनके पास न तो अदालत जाने की जो है शक्ति है, न पावर, न धन, न संपत्ति, और जो है उस संपत्ति मतलब न उस आरोप में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपनी सारी फैमिली परिवार वाले तबाह कर देते हैं। इस पे बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि किस मुद्दे को, क्योंकि हर बार जो है लड़कियां गलत नहीं होती, हर बार लड़के गलत नहीं होते, कोई भी पुरुष जो है अपने आप में एकदम सही नहीं होते। इस मुद्दे को संवेदनशील और इसकी एकदम टेक्नोलॉजी के द्वारा इस जांच करके उसको दायर किया जाए, ताकि कोई भी निर्दोष कानून का गलत दुरुपयोग से प्रताड़ित ना हो। तो इस पर अभी विचार करने की जरूरत है। पुलिस को, प्रशासन में जो भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं, संसद हैं, इसको अभी सोचने की जरूरत है, ताकि जो है किसी भी निर्दोष व्यक्ति, किसी भी निर्दोष पुरुष या निर्दोष महिला को कानून के दुरुपयोग से बचाया जा सके। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर हो अंकुश। आज से लगभग एक दशक पहले घटित दिल्ली का निर्भया कांड लंबे समय तक पूरे देश में चर्चा का विषय में रहा। इस घटना ने लोगों को पूरी तरह से झकझोर दिया था। इसके बाद से लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के विरोध को लेकर एक नई जागरूकता पैदा हुई। ऐसा लगा था कि समूचा देश इस मामले पर जागृत हो चुका है, परंतु धीरे-धीरे सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही आता गया। लोग इस घटना को भूलते गए। वस्तुतः विरोध न करना ही अपराधियों के हौसले बढ़ाता है। विरोध न करना ही जो है किसी अपराधियों का हौसला बढ़ाता है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने की वकालतें तो बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि यह तभी नियंत्रित होगा जब जनमानस सामूहिक रूप से इस काम में
सक्रिय होंगे। लज्जित होने वाली प्रत्येक महिलाओं को हमें अपनी माँ बहन समझना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला का उन्मूलन दिवस के अवसर पर हमें इस संदर्भ में संकल्पित होना होगा। सबके पहले समाज को जो गहरी नींद से जागना होगा, चुप्पी तोड़कर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी होगी। देखा जाए तो महिलाओं पर जुल्म करने वाले भेड़िए हमारे इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। उन्हें देखकर कई बार हम उनकी अनदेखी कर देते हैं और हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसी भूल का फायदा अपराधी उठाते हैं। ऐसे तत्वों से ऐसे तत्वों से मुकाबले के लिए यदि समाज एकजुट हो जाए और उन्हें ललकारना शुरू कर दे तो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं होगी कि वह महिलाओं के प्रति हिंसा करने के बारे में सोच भी कर सके। ऐसे अपराधों की मानसिकता को समझना होगा कि वैसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा केवल भारत तक सीमित नहीं है। पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें महिलाओं के अस्तित्व, अस्मिता एवं उनके योगदान के लिए दायित्व बोध की चेतना का संदेश फैलाना है, जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने का संकल्प भी है। महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर आंख नहीं मूंदनी चाहिए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 250 लड़कियां गायब होती हैं, जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 वर्ष से होती है। हमारे लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय होनी चाहिए। जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, हर दिन 250 से 300 लड़कियां अगर गायब होती हैं तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक घटना होनी चाहिए। एक जो विचारणीय, गंभीर, सोचनीय विषय है कि आज भी जो है इस टेक्नोलॉजी, इस मजबूत कानून के दौर में भी ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं। हमें संकल्प लेना होगा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध या हिंसा की घटनाएं तब भी नियंत्रित हो पाएंगी जब यह काम अकेले सरकार के बूते नहीं है। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। बिना सामाजिक भागीदारी के इस तरह की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। हाल ही में हुए जो बनारस यूनिवर्सिटी में हुए जो एक लड़की के साथ हुए कृत्य, वे शर्मसार करने वाली घटना है कि किसी भी विद्यालय परिसर में आकर इस तरह की घटना करना, जो लड़कियों के साथ हरासमेंट करना, ये आज भी घटना अब जो है न केवल सरकार की जवाबदारी बल्कि एक समाज की भी जवाबदारी बनती है कि इस तरह के कृत्य के लिए आवाज उठाए, तो चुप्पी तोड़े और लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है नए कदम और नए प्लान बनाने की अभी दरकार है। तो ये था हमारा सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, दोनों से सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों से लिंक करके इस आर्टिकल को लिंक कर किया जा सकता है। समाज में महिलाओं की भागीदारी न केवल घरेलू में बल्कि पॉलिटी में, आर्थिकी में और सभी क्षेत्र में, सामाजिक में, आर्थिक, राजनीतिक, सभी तो जितने भी क्षेत्र हैं, समाज के जितने भी डायमेंशन है, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो है सतत विकास जो आगे बढ़ सके। महिलाओं के लिए जो अभी महिलाओं के लिए जो सुधार के लिए लिया गया अभी सरकार के द्वारा रिजर्वेशन बिल एक बहुत अहम कदम माना जा सकता है। अगर महिलाएं राजनीति में शामिल होती हैं तो महिलाओं से संबंधित वे मुद्दे तो आज तक पेंडिंग है, उनके लिए लिया गया इनिशिएटिव जो कमजोर पड़ जाते हैं, उसमें जो है तेजी आएगी। तो ये था हमारा आर्टिकल जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जीएस पेपर 2 और 1 जो सोशल सोसाइटी और सोशल जस्टिस से उनसे लिंक करके आप इसको लिंक कर सकते हैं और एक बढ़िया आंसर राइटिंग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए जो जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे हमने डिस्कस किया। अब जो है इधर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नहीं। वी आर सर्चिंग सम आर्टिकल्स फॉर द एग्जाम्स। क्रिकेट से संबंधित न्यूज है, अभी T20 सीरीज चल रहे हैं। उत्तराखंड में एक्रो फेस्टिवल, हिंसा, चार समेत गर्म बीमारियां, गर्म। तो आज का न्यूज यहीं तक। मिलते हैं कल के न्यूज में एक नए समाचार के साथ जो है एक इम्पोर्टेंस है।